अब इसके बाद जो 16 मूलनी द्रव्य बताए गए हैं उनके बारे में वर्णन है आचार्य चरक ने दीर्घ जीवती अध्याय के प्रथम अध्याय के 78वें श्लोक में वर्णन किया है। मैं बार बार आपको बताते रहता हूँ, मैं रेफरेंस क्यों बताता हूँ। मैं रेफरेंस सिर्फ इसलिए बताता हूँ कि उससे आपको कंफर्म हो चुके कि मैं जो भी चीज़ बोल रहा हूँ वो कोई भी फालतू की चीज़ नहीं है। जो रियली में सही में आयुर्वेद में बताया गया है, जो शास्त्रों में बताया गया है, वही चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। क्योंकि मैंने ऐसी बहुत सारी चीज़ें देखी नेट में, यूट्यूब में बहुत सारी ऐसी चीज़ें देखी जो आयुर्वेद के नाम पे कुछ भी बताते रहते हैं। मैं आपसे सिर्फ यही एक रिक्वेस्ट करूँगा कि जहाँ पे भी जो भी चीज़ बताई गई है, अगर उसका रेफरेंस आपको बताया गया है तभी आप उसको सही मानिए, वरना सही मत मानिए। क्योंकि आयुर्वेद के नाम पे बहुत सारे व्यक्ति केवल अपने हिसाब से कुछ भी बताते रहते हैं जिसका कोई सिर और पैर नहीं होता है। तो मेरा एक पहल यही है कि मैं कम से कम सही चीज़ आप लोग तक पहुँचाऊँ। आप उसको कभी भी चेक कर सकते हैं। तो जो मूलनी द्रव्य हैं वो बताए गए हैं। हस्ति दंती हेमवती श्यामा तीव्रत अधोगुणा सप्तला श्वेत नामा च प्रत्यक्षिणी गवाक्षपी ज्योतिषमती च बिंबी च षडपुष्पी विषाणिका अजगंधा द्रवंती च क्षीर्णी चात्र षोडशी, अर्थात ये 16 द्रव्य बताए गए हैं। अब ये इनका वर्णन या वर्गीकरण करने की ज़रूरत क्यों पड़ी, या इनका चिकित्सा में क्या उपयोग होता है, ये चीज़ बताई गई है आगे 80 नंबर के श्लोक में कि जो षडपुष्पी और बिंबी है उसको छर्दन अर्थात वमन के लिए उपयोग किया जाता है। श्वेता और ज्योतिषमती हैं उनको शिरोविरेचन के लिए उपयोग किया जाता है। और बाकी जो 11 बची उसको विरेचन के लिए उपयोग किया जाता है। तो ये उपयोग करने का मतलब क्या है? अगर जैसे आप औषधियों का उपयोग करके वमन करवा रहे हो, अर्थात सामान्य भाषा में बोलें तो उल्टी करवा रहे हो, उसका क्या मतलब है? शिरोविरेचन, सिर का जो शिरोरोग है, सिर का कहना चाहिए, उसमें विरेचन होता है, वो करवा रहे हैं। या नॉर्मल विरेचन है, अर्थात सामान्य भाषा में अपन बोलें तो दस्त दस्त करवा रहे हैं। इसको करने से होगा क्या, क्यों करवाया जाता है ये, इसका भी बहुत आगे वर्णन है, पूरा मैं वर्णन करूँगा। एक बहुत सिंपल सी भाषा में आपको बोलना चाहूँगा। पंचकर्म नाम सुना होगा आप लोगों ने। पंचकर्म बहुत सारे लोग जानते हैं, लेकिन आज भी पंचकर्म की फुल डिफिनीशन या पंचकर्म के अंतर्गत कौन कौन से 5 कर्म आते हैं ये बहुत कम लोग जानते हैं, किसी को नहीं पता। सबको सिर्फ मिसकंसेप्शन है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। इसके बारे में आगे वर्णन होगा। मैं सिंपल सी आपको बात बता दूं कि चरक ने पंचकर्म में वर्णन वमन, विरेचन, आस्थापन बस्ती, निरोह बस्ती और नस्य का वर्णन किया है। वहीं अजात सुश्रुत जो कि शल्य तंत्र के जनक थे, उन्होंने रक्तमोक्षण, वमन, विरेचन, बस्ती और नस्य कर्म, इसका वर्णन किया है 5 कर्मों के अंतर्गत। इसके अलावा कोई भी चीज़ पंचकर्म के अंतर्गत नहीं आती है, ये आप समझिएगा। जो आजकल आयुर्वेदिक स्पा के नाम से बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, मसाज हो गया, ये सारी चीज़ें हो गई, और उसको बोलते हैं कि पंचकर्म करवा लीजिए, गलत है। वो पंचकर्म के अंदर आते ही नहीं है, वो केवल मार्केटिंग और बिजनेस का तरीका है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है, इसको समझिएगा। और मसाज कर रहे हैं, पूरी बॉडी में मसाज कर रहे हैं, बोल रहे हैं इससे आपका बॉडी डिटॉक्सिफाई हो जाएगी। कैसे डिटॉक्सिफाई हो जाएगी? मतलब आपके शरीर से जो विष पदार्थ है वो शरीर के बाहर निकल जाएंगे। कैसे निकल जाएंगे? ऐसे तेल लगाने से बाहर निकल जाएंगे क्या? ये चीज़ समझनी होगी आपको कि लोग आपको बेवकूफ़ बना रहे हैं और आप बन रहे हैं, वो चीज़ मत करिए। उससे दोष बाहर नहीं निकलते बल्कि दोष और बढ़ जाते हैं। आप उसको समझिए। जो आयुर्वेद में वर्णन किया गया है उसका वर्णन ये है कि वो पूर्व कर्म बताए गए हैं। पंचकर्म के जो पहले यूज़ होता है वो पूर्व कर्म है। पूर्व कर्म में स्नेहानुच्छेदन बताया गया है। उससे होता क्या है, जो शरीर में बढ़े हुए दोष हैं, शरीर में दोष पूरी जगह पर रहते हैं। अगर मान लीजिए कफ की प्रवृत्ति है, आपको खांसी आ रही है, कफ बहुत बढ़ा हुआ है, उसके पहले अपन पंचकर्म के पहले अपन पूर्व कर्म करेंगे, उसमें स्नेहानुच्छेदन करेंगे। तो ऑयलिंग करने से क्या होगा, सारे शरीर के जो दोष हैं वो कफ में या छाती के प्रदेश में आगे स्थित हो जाएंगे। इसके बाद अपन वमन करवा देंगे। जब वमन करवा देंगे तो वो दोष सीधे के सीधे मुंह से बाहर निकल जाएंगे। अब आपके दोष शरीर से बाहर निकल रहे हैं, अब आपको सही में फ़ायदा होगा। वरना ये स्नेहानुच्छेदन से बाहर नहीं निकलेंगे, उससे तो इकट्ठे हो जाएंगे
आकर के, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा। तो ये कारण है इनका उपयोग करने का। वही हाल है कि शिरोरोग, ऊर्ध्व जत्रुगत अर्थात गले के ऊपर जितने भी रोग हैं, नेत्र के रोग, कर्ण रोग, शिरोरोग, सिर दर्द, ये सारी चीज़ें, बालों का झड़ना, जो भी है, इसमें शिरोविरेचन वगैरह करवाते हैं। उससे क्या होता है, दोष जो होते हैं वो नस्य के द्वारा बाहर आ जाते हैं। ठीक इसी तरह पित्त वृद्धि होती है। जो विरेचन है, विरेचन अर्थात दस्त लगाना, तो विरेचन इसलिए करवाते हैं कि दोष अगर जब बड़े हुए हैं तो उनको स्नेह और सेदन से इकट्ठा कर लिया, तो इकट्ठे कहाँ हो जाएंगे, कोष्ठ में अर्थात पेट में इकट्ठे हो जाएंगे, और जब पेट में इकट्ठे हो गए तो अपन ने वहाँ से दस्त लगवा दिए, तो दोष सीधे सीधे शरीर से बाहर चले जाएंगे, तो उससे आपको आराम मिल जाएगा। इसलिए ये सारी चीज़ें की जाती हैं। तो ये चिकित्सा के दो प्रकार होते हैं। ये भी आगे चल करके आएगा, शोधन और शमन। शमन यानी वो दोषों को सप्रेस करके वहीं पे आप ठीक कर दो, और शोधन यानी शरीर से बाहर निकाल दो। तो शोधन चिकित्सा ज़्यादा श्रेष्ठ बताई गई है, तो जो वो चिकित्सा करता है वो ज़्यादा श्रेष्ठ चिकित्सा करता है। चलिए, धन्यवाद।